हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है। हमने देखा था कि कैसे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स इस तरह के जो हैं वो रेनबो बना देते हैं। वाइट लाइट को 7 कलर्स में स्प्लिट कर देते हैं, पूरा स्पेक्ट्रम बना देते हैं और वो हमें रेनबो के रूप में दिखता है। कैसे होता था? जैसे ही सनलाइट रेन ड्रॉप के ऊपर एंटर करती है, सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता है और इत्तेफाक से बोल लो या किसी पर्टिकुलर केसेस में रेन ड्रॉप के पिछले वाले सरफेस से लाइट बाहर नहीं निकलती है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, रेन ड्रॉप के अंदर ही अंदर इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है यहाँ पे, और फिर दूसरे सरफेस से बाहर निकलती है। तो यहाँ पे जब लाइट बाहर निकलती है तो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। यही 7 कलर्स हमें रेनबो के रूप में दिखते हैं। कोई ऑब्जर्वर यदि यहाँ पे बैठा हो, ये ऑब्जर्वर मान लो यहाँ बैठा है, ये देखेगा तो यहाँ पे रेनबो दिखेगी। एक साथ बहुत सारे रेन ड्रॉप्स एक लाइन से लगे रहते हैं और वो रेनबो के रूप में नजर आते हैं। ये देख चुके थे हम लोग। अब आती है बात कि रेन ड्रॉप के अंदर तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, एटमॉस्फेयर के अंदर रिफ्रैक्शन होना चाहिए ना, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन। पूरे एटमॉस्फेयर की एक बात की जाए तो उसका मीडियम वैक्यूम के मीडियम से कुछ डिफरेंट है। अर्थ और सन के बीच में ज़्यादा दूरी तो वैक्यूम ही है। अर्थ के पास में एक एटमॉस्फेयर का लेयर है, तो इस एटमॉस्फेयर के लेयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा बदल जाता है, और फिर जैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदला, रिफ्रैक्शन होना चालू हुआ। तो एटमॉस्फेयर ऐसे होल, पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर भी एयर को लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। कैसे करता है ये हमें डायरेक्ट तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग पूरा उस मीडियम के अंदर ही रहते हैं, तो डायरेक्टली तो ये पता नहीं चल सकता है। ये इनडायरेक्टली कहीं से हम लोग समझ सकते हैं कि रिफ्रैक्शन हो रहा है। कैसे? wavering or flickering of objects seen through turbulent stream of hot air rising above fire or a radiator। कभी कभी देखा है ठेले पे अगर कुछ बना रहा है, चाउमीन बना रहा है, और देखते हो तो चाउमीन के दूसरी तरफ की चीजें थोड़ी सी हिलती डुलती सी दिखती है, या किसी रेडिएटर से बहुत गर्म हवा निकल रही है, उसके दूसरी तरफ देखने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा हिलता डुलता सा दिखता है। ये क्यों होता है? एयर जस्ट अबव द फायर बिकम्स हॉट, हॉट होने के बाद वो एयर गर्म होकर हवा ऊपर की ओर उठेगी, और हॉट एयर इज लेस डेंस देन द कोल्ड एयर। अब देख लो, एटमॉस्फेयर के अंदर ही अंदर डेंसिटी चेंज हो रही है, और जैसे ही डेंसिटी चेंज हो रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। हॉट एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डेंस एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कुछ कम होता है। डेंसिटी जैसे एयर की बढ़ती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उस तरह से बढ़ जाता है। तो इसमें क्या होता है? सिंस द फिजिकल कंडीशंस ऑफ रिफ्रैक्टिव मीडियम एयर इज नॉट स्टेशनरी, है ना, हमारे और ऑब्जेक्ट के बीच में जो एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स नहीं है, वो चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि नीचे आग लगी है जो। तो इस एयर के आर पार जब हम लोग देखते हैं, जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, वैसे वैसे ऑब्जेक्ट थोड़ी सी हिलती डुलती सी नजर आती है। ऑब्जेक्ट फ्लक्चुएट्स। अब ये चूंकि फ्लक्चुएशन की बात है, मैं पिक्चर में दिखा नहीं सकता है, वीडियो में देख सकते हो, या एक्चुअली जाओगे किसी ठेले के पास जाओगे जो कुछ बना रहा है, कुछ भी गर्म चीज अगर बना रहा है वो, वहां पे ये बहुत अच्छे से दिखता है। दिस वेवरिंग इज दस एन इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हो रहा है, एटमॉस्फेयर के अंदर हो रहा है, और हम लोग एटमॉस्फेयर के अंदर ही क्यों देख पाए? क्योंकि इस बीच में थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में चेंज हो गया। और अगर लार्ज स्केल पे बात करें तो
पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर से अगर लाइट पास होके आती है तो रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा जरूर। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज a similar phenomena on a much larger scale। पूरे एटमॉस्फेयर से पास होके लाइट स्टार से जो लाइट निकलती है पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके हम लोग के पास पहुंचती है। क्या होता है इसमें? ट्विंकल होता है, स्टार्स ट्विंकल होने लगते हैं। क्यों? यही है, रिफ्रैक्शन के कारण एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन हो रहा है और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स्ड नहीं है। एटमॉस्फेयर में कहीं पे हवा चल रही होती है, कहीं रुक रही होती है, कहीं पे डेंसिटी कम है, कहीं पे ज़्यादा है। इस वजह से स्टार्स ट्विंकल करने लगते हैं। क्या होता है? द स्टार लाइट, देखो यहाँ पे, द स्टार लाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ्स एटमॉस्फेयर अंडरगोस रिफ्रैक्शन कंटिन्यूअसली बिफोर इट रीचेस द अर्थ। है ना, एटमॉस्फेयर में एक बार जो लाइट घुसी स्टार से निकल करके, रिफ्रैक्शन चालू हो गया और चलता रहेगा, ये रिफ्रैक्शन चलता रहेगा जब तक कि लाइट हमारे आइज तक नहीं पहुंचती है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर्स इन ए मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एयर की डेंसिटी जैसे जैसे ऊपर जाते कम होता है, डेंसिटी कम होते जा रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होते जा रहा है। तो जैसे ही लाइट एटमॉस्फेयर से अंदर हमारी तरफ आएगी, एटमॉस्फेयर के अंदर लाइट आ रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका बढ़ते जा रहा है, ग्रेजुअल चेंज हो रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। सिंस द एटमॉस्फेयर बेंड्स स्टारलाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल, अब डेंस मीडियम, रेयरर मीडियम से डेंस मीडियम में जा रही है लाइट, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होगा, यह तो पता ही है। अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल पोजीशन। जो हमें स्टार की पोजीशन दिख रही होती है, वो रिफ्रैक्शन के बाद की पोजीशन दिख रही होती है। रिफ्रैक्शन के पहले का पोजीशन तो कुछ और रहा होगा। लाइट का रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन के बाद की पोजीशन हमें दिख रही है। एक्चुअल पोजीशन जो स्टार्स का है रिफ्रैक्शन से पहले, वो तो कुछ और है। कहाँ है? स्टार्स अपीयर स्लाइटली एबव फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन व्हेन व्यूड नियर द होराइजन। जहां पे है उससे थोड़ा सा ऊंचा दिखता है स्टार्स, गर्दन को थोड़ी और तेजी करने से स्टार्स दिखता है। फर्दर, the apparent position of the star is not stationary but keeps on changing slightly since the physical conditions on the Earth's atmosphere are not stationary। apparent position भी फिक्स नहीं है, थोड़ा सा चेंज होते रहता है। क्यों? क्योंकि अर्थ एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो फिक्स है नहीं ना, क्लास स्लैब के जैसे छोटा सा तो है नहीं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स है, हमने नाप लिया है, ऐसा तो होता नहीं है। एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा स्लाइट चेंजेस होते रहते हैं उसमें। Since the stars are very different, they approximate point size लाइट सोर्सेस ऑफ लाइट। बहुत दूर है तो पॉइंट के जैसे नजर आता है। अब लो, पॉइंट भी है वो अपनी जगह पे फिक्स नहीं है, मतलब ट्विंकल होगा, है ना। स्टार एक पॉइंट है, पॉइंट की तरह नजर आ रहा है और उस पॉइंट का पोजीशन भी फिक्स नहीं है, तो ट्विंकलिंग स्टार्ट हो जाती है। देखो, स्टार से जो लाइट आ रही है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती जा रही है, तो थोड़ा सा अंदर की तरफ कर्व हो गया। यहाँ पे दिख रहा है ऑब्जर्वर को, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे की तरफ बढ़ते जाता है एटमॉस्फेयर का, लाइट अंदर की तरफ बेंड होती जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल। तो जो ऑब्जर्वर को नजर आ रहा है वो देख रहा है कि स्टार है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं है यहाँ पे एक्चुअल स्टार। बीच में चूंकि रिफ्रैक्शन हो गया इसलिए ये मिसमैच हो रहा है, तो ऊपर की तरफ नजर आता है स्टार। ऑल्दो स्टार है नीचे लेकिन लगता है कि वो ऊपर गया हुआ। समझ में आ रही है बात? As the path of the rays coming from the star goes on varying slightly, थोड़ा सा अंदर की तरफ कर्व होते चला जाता है, the apparent position of the star fluctuates, एक्चुअल पोजीशन स्टार का बदलता है, थोड़ा सा बदलते रहता है। The amount of starlight entering the eyes flickers, एकदम फिक्स्ड अमाउंट आइस में एंटर नहीं करती हैं, वो थोड़ा सा चेंज होते रहता है। And stars sometimes appear brighter, at some other time fainter, which is the twinkling effect। लाइट जब कंटिन्यूसली नहीं आ रही है, कम तो बेसी हो रही है लाइट, तो ट्विंकलिंग हो जाती है। तो बोलोगे व्हाई डोंट प्लैनेट्स ट्विंकल? प्लैनेट और स्टार में क्या फर्क है? प्लैनेट में तो बोलते हैं हम लोग देयर इज नो ट्विंकलिंग इन द प्लैनेट्स। क्यों नहीं होता है?
because planets are much closer to the earth and thus are seen as extended sources. एक पॉइंट सोर्स की तरह नहीं नजर आते हैं प्लैनेट, थोड़ा सा बड़ा, बहुत बड़ा नहीं है प्लैनेट, थोड़ा सा बड़ा है जो हमें नजर आते हैं, थोड़ा सा बड़ा नजर आ जाता है। तो क्या होता है, इफ वी कंसीडर प्लैनेट एज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेस ऑफ लाइट, the total variation in the amount of light entering our eye from all individual point side sources will average out to zero. डिफरेंस जीरो हो जाता है, किसी पॉइंट से लाइट बढ़ गई है, किसी से कम हो गई है, फिर दूसरे से बढ़ गई है, किसी चौथे से कम हो गई है, इस तरह से सबका एवरेज जो है डिफरेंस जीरो हो जाता है, तो ट्विंकलिंग इफेक्ट जीरो हो जाता है। ओके, नेक्स्ट एटमॉस्फेरिक रिएक्शन का क्या फीचर होता है, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। सनराइज जो होता है जिस समय होता है उससे थोड़ा सा पहले नजर आ जाता है, और सनसेट जब हो जाता है उसके बाद नजर आता है। यह भी रिफ्रैक्शन की वजह से, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर नजर आता है सब कुछ हमें। क्या है, सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 minutes बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड अबाउट 2 minutes आफ्टर द एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिएक्शन। 2 मिनट पहले नजर आ जाता है और 2 मिनट बाद तक नजर आता है, तो दिन में 4 मिनट की बढ़ोतरी हो गई। By actual sunrise we mean the actual crossing of the horizon by the sun. होराइजन को जब क्रॉस किया, सन राइज किया या सेट किया, होराइजन मतलब स्ट्रेट लाइन। चलो मैं दिखाता हूं पिक्चर में होराइजन किसको बोलते हैं। द फिगर शोज द एक्चुअल एंड अपरेंट पोजीशंस ऑफ द सन। होराइजन इस स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं। अगर हम लोग आंख से बिल्कुल सीधे इस दिशा में देखें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें, तो इसको होराइजन बोलते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को होराइजन बोलते हैं। तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो चीज जहां पे है वहां से थोड़ा सा ऊपर नजर आएगा। तो यदि यहाँ पे है सन, थोड़ा सा ऊपर नजर आएगा, होराइजन के ऊपर नजर आएगा, है ना। अब एक्चुअली है वो होराइजन के नीचे, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नजर आ रहा है रिफ्रैक्शन की वजह से, तो ये ऊंचा ऊपर हो गया। ऊपर हो गया मतलब सनराइज हुआ नहीं है लेकिन सन दिखने लग गया, है ना। सन एक्चुअली है यहाँ पे, सनराइज हुआ नहीं है। होराइजन के ऊपर जाएगा सन तभी राइज होगा, लेकिन क्या होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से नजर आ जाता है पहले ही। सन यहाँ पे है लेकिन नजर यहाँ पे आ रहा है, सनराइज हो गया। सेम सनसेट के टाइम में भी होता है, सन है यहाँ पे, नीचे जा चुका है लेकिन नजर थोड़ा सा ऊपर ही आ रहा है, तो सनसेट के बाद भी सन नजर आते रह जाता है। कितनी देर तक, 2 मिनट तक, 2 मिनट का गैप हो जाता है। The time difference between actual sunset and apparent sunset is about 2 minutes. The apparent flattening of the sun's disk at sunrise and sunset is also due to the same phenomena. सन पूरा गोल नजर नहीं आता है सनराइज और सनसेट के समय में, थोड़ा सा चिपटा हो जाता है। अब आता है नया टॉपिक हमारा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अभी तक हम लोग देख रहे थे रिफ्रैक्शन को। रिफ्रैक्शन हमने प्रिज्म से देखा, वाटर ड्रॉपलेट से देखा जहाँ पे रेनबो बन जाता है, एटमॉस्फेयर से देखा जहाँ स्टार्स ट्विंकल करने लग जाते हैं, सनराइज पहले नजर आ जाता है, बहुत सारी चीजें हो रही थी। अब एक नया फिनोमेना, टोटली न्यू चीज है ये, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग मतलब किसी चीज को फैला देना, इधर उधर फेंक देना, गंदगी कर देना। लाइट के साथ भी ऐसा होता है। ओहो, लाइट को कैसे फैलाओगे, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, इसमें तो कोई चेंज नहीं हो सकता है, फिर स्कैटर कैसे होगा, हो जाता है कभी कभी ऐसा। द इंटरप्ले, देखो अब यहां से देखो, द इंटरप्ले ऑफ लाइट विथ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस गिव राइज टू सेवरल स्पेक्टिकुलर फेनोमेना, और उसमें से एक स्पेक्टिकुलर ये फेनोमेना है, लाइट स्कैटर हो जाती है। कैसे होती है, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, स्काई ब्लू क्यों नजर आता है, क्योंकि ब्लू कलर को स्काई में फैला दिया जाता है। कोई फैला देता है, कौन फैलाता है हम लोग बात करेंगे अभी, लेकिन ब्लू कलर को स्ट्रेट लाइन में जो चलते रहता है उससे फैला दिया जाता है। द कलर ऑफ द डीप सी, वाटर इन द डीप सी, ब्लू वो भी नजर आता है, वहां भी ब्लू कलर को फैला दिया जाता है। द रेडनिंग ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, सनराइज और सनसेट के समय पे सन का कलर चेंज होता है क्या, सन का कलर तो फिक्स है,
ऐसा तो है नहीं कि रात में सन ऑफ हो गया फिर सुबह ऑन हुआ तो धीरे धीरे गर्म होता है, पहले लाल होता है फिर व्हाइट हो जाता है। इलेक्ट्रिक हीटर की तरह तो सन नहीं है। सन का कलर सेम है, सनराइज और सनसेट पे हमें रेड नजर आता है, क्यों? रेड कलर को फैला दिया जाता है। आर सम ऑफ द वंडरफुल फिनोमेना वी आर फेमिलियर विथ। कैसे? वी हैव लर्नड अबाउट स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स। देखा है ना, पानी में अगर कुछ गंदगी हो, ग्लास ग्लास में यदि पानी भर दिया जाए, ट्रांसपेरेंट ग्लास में पानी हो और उस पानी में कुछ गंदगी हो, लाइट में ऐसे रख के देखते हैं तो दिखता है कुछ गंदगी दिख रही है, दिखती है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग थ्रू ट्रू सॉल्यूशन इज नॉट विजिबल। अगर गंदगी नहीं है तो कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन अगर गंदगी हो, पाथ बिकम विजिबल ड्यू टू ए कोलोइडल सॉल्यूशन वेयर द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज रिलेटिवली लार्जर। क्या बोलते थे इसको? इस इफेक्ट का एक नाम भी पढ़ा था, टिंडल इफेक्ट। ऐसा कुछ देख याद आ रहा है? एक टॉर्च मारा जाएगा, सॉल्यूशन में कुछ भी नजर नहीं आता है, लेकिन अगर कोलॉइड हो, उसमें पार्टिकल्स थोड़े से बड़े बड़े पार्टिकल्स हो जो सस्पेंडेड हो, तो उसका पाथ नजर आने लगता है, लाइट का पाथ नजर आने लगता है। क्यों? क्योंकि लाइट जो सीधे लाइट डायरेक्शन में जा रही थी, ये पार्टिकल्स उसके डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, कुछ इधर कुछ उधर कुछ उधर, सब तरफ फैला देते हैं, सब तरफ फैला देते हैं, तो लाइट यहाँ से हमारी आइस पे भी आने लगती है और दिखने लगती है ना। जनरली क्या होना चाहिए, जैसे स्क्रीन पे, जैसे मान लो कि स्क्रीन पे यहाँ पे रखा हुआ है ग्लास और टॉर्च इधर से जल रही है, हमें लाइट नजर तो नहीं आनी चाहिए, लाइट तो सीधी सीधी इधर पास हो जानी चाहिए स्क्रीन के ऊपर ऊपर, लेकिन पाथ में चूंकि ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स जब आ जाते हैं इसके पाथ में, तो वो लाइट को इधर उधर स्कैटर कर देते हैं, और स्कैटर कर देते हैं तो लाइट हमारी आइस में भी आने लगती है और हमें दिख जाता है सब कुछ। द अर्थ एटमोसफियर, एटमोसफियर में अब कैसे होता है ये देखो, ने बोला कि ब्लू कलर इज बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब टिंडल इफेक्ट है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और टिंडल इफेक्ट दोनों सिमिलर है। तो एटमॉस्फेयर में कैसे आता है? अर्थ एटमॉस्फेयर इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स। एटमॉस्फेयर में भी तो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, डस्ट तो रहता ही है ना एटमॉस्फेयर में हमेशा। किसी बंद अंधेरे कमरे में यदि एक होल से लाइट आती है तो दिखते हैं ना डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हुए, डस्ट है तभी तो दिख रहा है, जनरली दिखता नहीं है। लेकिन अगर अंधेरा हो और एक छोटे से होल से लाइट एंटर कर रही है रूम के अंदर, तो डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हुए दिखते हैं। क्यों? क्योंकि होते हैं, तो एटमॉस्फेयर में डस्ट तो रहता ही है, माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं। These particles include स्मोक हो सकता है, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स हो सकता है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट हो सकता है, या मॉलिक्यूल ऑफ एयर भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है एटमॉस्फेयर में, कुछ भी नहीं, सब कुछ होता है। When a beam of light strikes such fine particles, the path of the beam becomes visible. इतनी छोटी छोटी चीजों के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो लाइट का पाथ दिखने लगता है। लाइट का पाथ दिख रहा है, देख रहे हो, ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। ऑब्जेक्ट तो इतना छोटा है कि हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन लाइट का पाथ दिख जाता है कि इस पाथ में लाइट जा रही है, इस पाथ में नहीं जा रही है। बात समझ में आ रही है? ये इसमें यही हुआ था ना, लाइट का पाथ दिख रहा था और कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ हमें यह पता चल रहा था कि इतनी दूर से लाइट जा रही है और बाकी में लाइट नहीं जा रही है, और कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ लाइट का पाथ दिख रहा था। द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स गिव राइज टू टिंडल इफेक्ट। देख ही चुके हैं हम लोग। This phenomena is seen on a fine beam of sunlight enters a smoke-filled room through a small hole. स्मोक नहीं हो तो भी दिखता है, डस्ट तो हर जगह रहता है। Thus, scattering of light makes the particles visible. This effect can also be observed when sunlight passes through a canopy of dense forest. बहुत घने जंगल में जाते हैं जहां नीचे सनलाइट नहीं आती रहती है, कहीं पर एक छोटा सा लाइट पड़ने का जगह मिला तो उसमें डस्ट पार्टिकल वहां भी दिखने लगते हैं। Here, tiny droplets in the mist scatter light. वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पे स्कैटर करते हैं लाइट को, डस्ट कम रहता है यहाँ पे, वाटर ड्रॉपलेट ज्यादा रहते हैं। द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल। अब देख लो काम की बात यह है, द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। जो जितना पार्टिकल का साइज जैसे जैसे बदलेगा
वैसे वैसे कौन सा लाइट स्कैटर होगा ये बदल जाएगा। लाइट में 7 कलर्स होते हैं और सभी कलर को बराबरी से स्कैटर नहीं किया जा सकता है। अगर पार्टिकल्स एक फिक्स्ड साइज के रखते हैं तो एक फिक्स्ड कलर की लाइट को स्कैटर किया जाएगा, बाकी छूट जाएगा। वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर मेनली ब्लू लाइट, while larger particles scatter longer wavelength, जैसे कि रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है, ब्लू का वेवलेंथ कम होता है। तो अगर पार्टिकल का साइज बड़ा है तो बड़ी वेवलेंथ का ब्लू लाइट सॉरी रेड लाइट को स्कैटर करता है, यदि पार्टिकल छोटा है तो वो ब्लू लाइट को स्कैटर करता है। इफ द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल इज लार्ज इनफ द स्कैटर्ड लाइट में इवन अपीयर व्हाइट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरा व्हाइट ही दिखने लग जाए। तो अब सवाल आया कि व्हाई इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई ब्लू। आंसर मिल रहा है, ब्लू लाइट स्कैटर हो रही। कौन कर रहा है स्कैटर? डस्ट पार्टिकल्स जो एटमॉस्फेयर में है। हिंट मिल रहा है। चलो डिटेल में इसको अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी यहीं पे स्टॉप करता हूँ मैं इसको। ओके, बाय बाय।